नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर हम अड़ोस पड़ोस में ये देखते हैं कि एक पेशेंट जो है उसमें अचानक दम फूल रहा है उसका, या चलने में तकलीफ हो रही है, में हाफ रहा है चलते चलते, या सीने में दर्द उठा है, और तुरंत ऐसे टाइम पर उसके परिजन और वो साथ में डॉक्टर के पास रश करते हैं। डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस करते हैं, एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं और बताते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है और ब्लॉकेजेस को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, तुरंत बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय वो पेशेंट के दिमाग में इसकी मेंटल हालत ऐसी रहती कि अचानक ऐसे कैसे हुआ, मैं सुबह तक ठीक था, अभी दोपहर को अचानक ही क्यों हुआ। ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में उठते हैं और तब एक ऐसे पोजीशन पर रहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता। लेकिन आजकल हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है जिसको कहते हैं सेकेंड ओपिनियन। सेकेंड ओपिनियन के लिए माधवबाग जैसा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो कोंडाली में है, और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बुलाया माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की ओपीडी हेड डॉक्टर रितु बांगरे, जिन्हें एक अच्छा तजुर्बा है उस हॉस्पिटल में काम करते हुए और कई सारे पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट भी किया है। इससे पहले कि मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये ज़रूर जान लें कि माधवबाग दुनिया का फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसका जो रिजल्ट्स है वो अभी डॉक्टर हमें बताएंगी। मैडम, स्वागत है आपका। आप आज तक आपने करीब करीब 10 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को क्योर किया आपके नॉन सर्जिकल कॉपीराइट प्रोसीजर से। तो एग्जैक्टली ये प्रोसीजर क्या है हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कैसे कन्विंस करोगे आप पेशेंट्स को कि बिना सर्जरी के भी पेशेंट्स ठीक होते हैं, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें सडन पता चल रहा है कि आज हमें ब्लॉकेजेस है। तो जनरली हार्ट डिजीज़ जहाँ पे हमको ब्लॉकेजेस ये बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आ जाता है। तो ब्लॉकेजेस जब हमारे शरीर में होते हैं जिसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स आपको बाहर बताई जाती है, जिसके लिए प्लास्टी या बाईपास ये सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे होते हैं। सो जनरली आपको जिस सर्जरी होने के बाद एक आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी हम ब्लॉकेजेस से फ्री हो चुके हैं या आगे जाके मुझे कोई हार्ट डिजीज़ डेवलप नहीं हो सकता, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होते हुए सिर्फ वहाँ पे एक अल्टरनेट पाथ बनाया जाता है जहाँ से वो सप्लाई वहाँ पे बढ़ सके। बट वहाँ के ब्लॉकेजेस एज इट इज़ शरीर में ही होते हैं। उसी तरीके से जैसे कि मैंने ये डिजीज़ जो है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है, मतलब हार्ट डिजीज़ या ब्लॉकेजेस अगर देखे जाए तो लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है जिसमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके शरीर में ब्लॉकेजेस बनने या आगे जाके हार्ट डिजीज़ डेवलप करने के लिए। सो ये जो डिजीज़ है किसी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जैसे कोई रिस्पॉन्सिबल घटक नहीं होते हुए इसके रिस्पॉन्सिबल घटक सिर्फ और सिर्फ हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है। इसीलिए ये लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के अंडर आता है। तो ये अगर ये जो बीमारी है लाइक हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लॉकेज, ये जो बीमारी है हम बचपन से लेकर नहीं आए हुए हैं, ये कुछ उम्र के बाद हमारे शरीर में आई हुई है। तो ये आने के जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम होने की वजह से इसको बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कोई डैमेज नहीं हुआ है, ये जस्ट कुछ ग्रोथ हमारे शरीर में हुई है, जैसे एक फैटी सब्सटेंस हमारे शरीर में या हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्त वाहिनियों में जाकर बैठा हुआ है। तो अभी इसको निकालने के लिए जनरली हम अगर जिन चीज़ों की वजह से हुआ है उन वजह को ठीक कर दे तो वो डिज़ीज़ हम डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं जी। तो इसीलिए जैसे कि हमें एक चीज़ बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर कोई भी बीमारी हमें ठीक करना है तो उसको जड़ से अगर मिटाना है तो उसकी जड़ ठीक करना ज़रूरी है। तो उसका कारण हमें सबसे पहले ठीक करना चाहिए। तो उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल अगर हम सुधार लेते हैं तो वो बीमारी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। बट जनरल हम सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिसिन के थ्रू जाते हैं। डिजीज़ हमें हार्ट डिजीज़ या ब्लॉकेजेस पता चलते हैं जिसको कम करने के लिए पहले हमें मेडिसिन दी जाती है, देन सर्जिकल प्रोसीजर्स, और फिर सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद भी मेडिसिन हमें चलती ही रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, बट परमानेंट सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें वो जो ब्लॉकेजेस है वहाँ से निकालना है, देन वो ब्लॉकेजेस परसेंटेज इम्प्रूव करना है, आगे जाके नए ब्लॉकेजेस भी ना बने इसके लिए भी प्रयास करना है, ताकि एक बार हमें ब्लॉकेजेस पता चले तो बार बार ऐसे शरीर में फिर से नए जगह ब्लॉकेजेस ना बने, इसके लिए हमें प्रयास करना ज़रूरी होता है। तो यही ट्रीटमेंट माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में दिया जाता है, जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस परसेंटेज रिवर्स किए जाते हैं और नए ब्लॉकेजेस ना बने इसके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यही प्रूफ आपको दिया जाता है कुछ टेस्ट वहाँ पे करा के बिफोर
माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट करने के बिफोर जो टेस्ट करवाई जाती है एंड देन आफ्टर फिर से टेस्ट करवाई जाते हैं 90 डेज़ के बाद कि कितने लेवल तक आपने आपके ब्लॉकेजेस को विदाउट सर्जरी वहाँ से रिमूव किया है, कम किया है, वो दिखाए जाते हैं। और सिर्फ ये हम बता नहीं रहे हैं कि हमने ये किया हुआ है, बल्कि प्रूफ है वो। लाइक इसके रिसर्च पेपर भी हमने पब्लिश किए हैं और इसका प्रूफ भी हमारे पास है कि इतने पेशेंट को हमने फेल्यूर से ब्लॉकेज मैनेज किया है, डायबिटीज़ रिवर्स किया है। हम रिसर्च पेपर्स बोलेंगे, हमने ऑलरेडी पब्लिश किए, बड़े बड़े CME वहाँ पे हुए हैं, वहाँ पे पब्लिश किए हैं। अभी रिसेंट हमारा जे झांपी में एक न्यूज़ आया हुआ है, रिसर्च पब्लिश हुआ है डायबिटीज़ रिलेटेड, जहाँ पे डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्स किया है और उसको कंप्लीट मतलब हमेशा लाइफ टाइम उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे काफ़ी पेशेंट हमारे हैं जिनका रिसर्च पब्लिश हुआ है। साथ ही साथ इंटरनेशनल जनरल कार्डियोलॉजी के जो भी पेपर्स है उसमें भी पब्लिश हुए हैं। तो ऑन प्रूफ के साथ हम करने वाले हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ कन्विंसिंग कि भाई ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। राइट जी, तो मैडम जैसा बता रही थी कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी माधवबाग हॉस्पिटल का जो कॉपीराइट प्रोसीजर्स है, खासकर SHS को लेकर या डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट को लेकर, ये उनके कॉपीराइट प्रोसीजर। सबसे पहली बात है कि ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है और इसको मान्यता मिली लैंसेट जैसे जर्नल से या इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी या ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है या और भी कई नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स में करीब 150 रिसर्च पेपर्स के ऊपर इनके पब्लिकेशंस है, जिसमें ये बात को रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि माधवबाग का एक जो प्रोसीजर है वो एक अश्योर्ड प्रोसीजर है टू रिमूव दीज डिजीज़। अलावा इसके ये भी होता है इसमें कि कई बार इनके कुछ ऐप्स डेवलप है, MIB पल्स ऐप जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप डायरेक्टली उनके साथ जुड़ भी सकते हो माधवबाग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है कि कोई एक पेशेंट है जो हार्ट का पेशेंट है। नेचुरली कोई भी हार्ट का पेशेंट हो तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें और जुड़ती है उसके साथ, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, ये भी जुड़ जाती है या कभी कभी BP भी जुड़ता है। तो ये सब में क्या रिलेशन बनता है और इससे हार्ट डिजीज़ की तरफ कैसे जाते हैं हम, और इसको क्योर करने के लिए आपके पास कोई एक सिंगल प्रोसीजर है जिससे कि आप ये सबको मिटा सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़, जिसका कारण कुछ अलग नहीं होते हुए हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है। सो लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के अंडर जो है हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, ओबेसिटी और थायराइड, इन जैसी सभी बीमारियों का समावेश किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ओबेस पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट या फिर थायराइड के पेशेंट, ये कहीं ना कहीं कुछ समय बाद हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जनरल होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे आज डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। बट देखा जाए तो शुरुआत में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हमें एक गोली या एक मेडिसिन पे स्टार्ट होता है, बट ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होने की वजह से हम कहीं ना कहीं मल्टीपल मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाते हैं या इंसुलिन पे जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स हैं। राइट। सो ये डिजीज़ हमारे शरीर में मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो बढ़ रहा है और देन उसके साथ साथ उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी डेवलप कर रहा है। सो साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ओबेसिटी में कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ या मेन कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हमको दिख रहा है। सो हार्ट डिजीज़ में डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स यानी क्या कि जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ आपको डेवलप हो सकता है, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड जैसी बीमारियों का उसमें समावेश होता है। तो इन सभी डिजीज़ पे हम ट्रीटमेंट माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में देते हैं, जिसके वजह से आप आपके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या अन्य कोई भी बीमारियों को पूरी लेवल से जड़ से ठीक कर सकते हो, ताकि आगे जाके वो कोई हार्ट डिजीज़ या फिर स्ट्रोक ऐसे कोई बड़ी बीमारियों पे आपको ना लेकर जाए और उसको आप समय के पहले ही प्रिवेंट कर लो, ताकि आप आगे के कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा लो। तो इसके लिए माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस किया जाता है, जिसके बदौलत आप आपके शरीर को हेल्दी रख सकते हो और डिजीज़ फ्री रख सकते हो। तो मैडम जैसा बता रही थी कि एक प्रोसीजर है, कॉपीराइट प्रोसीजर माधवबाग का, जिसको कहते हैं SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, और इसके ज़रिए आप न केवल हार्ट बल्कि हार्ट के तरफ प्रॉब्लम्स की तरफ जाने वाले जो डिजीज़ है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, BP, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड जैसे मैडम ने कहा, ये सारी बीमारियों पर एक ही प्रोसीजर से आप विजयी हो सकते हो, एंड दैट टू अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट की बात कही मैडम ने, SHS ट्रीटमेंट, वो केवल 7 दिनों में आपको रिजल्ट्स दिखाने लगता है।
और अगर आपको भी इन प्रॉब्लम से कोई परेशानी है या फिर आप महसूस करते कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी है, तो आप ज़रूर माधोबाग के नियरेस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक में कंसल्ट कीजिएगा। नंबर है 02248930 जो आपकी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, और इससे आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो और यू कैन गेट क्योर्ड। मैडम, जब जनरली एक ब्लॉकेज पेशेंट जो रहता है, वो आपने जैसे कहा कि SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसीजर से, जो कि एक कॉपीराइट प्रोसीजर आपका, उससे आप छुटकारा पा सकते हो उस प्रोसीजर से। तो इस संदर्भ में पेशेंट को कोई ख़ास सावधानियाँ बरतनी होती है? जैसे मैंने अभी बताया कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसीजर जब करते हैं तो वो ब्लॉकेज मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि आपने पेशेंट जो है मेरे यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको खुद के ब्लॉकेजेस या खुद के कंडीशन के बारे में पता होता है, और काफ़ी बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो सिर्फ कोई ना कोई सिम्टम्स लेकर आते हैं, जिनको कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ होता है, सिर्फ सिम्टम्स लेके आए हैं, पता नहीं चला है कि वो किस मतलब ये जो सिम्टम्स है किस वजह से उनके शरीर में आए हुए हैं। सो काफ़ी बार पेशेंट मेरे यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। तो वो जब आते हैं तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस पेशेंट का किया जाता है। प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए काफ़ी अच्छे टूल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट अवेलेबल है जहाँ पे उनकी कार्डियक कैपेसिटी चेक किया जाता है। देन इको विथ GLS स्कोर उनका पता चलता है, जिससे हमको हार्ट का पंपिंग या हार्ट का एफिशिएंसी कितना है उसके बारे में पता चलता है, साथ में कार्डियक मसल्स का पावर पता चल रहा है। देन ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे पेशेंट की चेक करते हैं। पेशेंट की ये चीज़ें चेक करते समय मेन जैसे आप वहाँ पे आता है ब्लॉकेजेस, तो ब्लॉकेजेस चेक करने के लिए जो होता है कि स्ट्रेस टेस्ट में जो भी रिज़ल्ट वहाँ पे आता है उस अकॉर्डिंग पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या नहीं, इस वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव उसका जो रिज़ल्ट होता है, पॉजिटिव आने की वजह से कहीं ना कहीं कार्डियक मसल्स की तरफ सप्लाई जो है खून का कम जा रहा है, ये जब पता चलता है तो पेशेंट का मेन कंसर्न होता है कि हाँ अगर मुझे हार्ट डिजीज़ वहाँ पे है, वहाँ पे डायग्नोस्ड हो जाता है स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद। और मेन कंसर्न आ जाता है कि अगर हार्ट डिजीज़ है तो ब्लॉकेजेस क्या होते हैं या कितने हद तक होते हैं। तो ये जानने के लिए जैसे कि आप बाहर अगर जाते हो तो कैथेटर एंजियोग्राफी किया जाता है, जिससे डायरेक्ट एक वायर इंसर्ट करके ब्लॉकेजेस के अमाउंट या प्रमाण कितना है वो देखा जाता है। बट यही चीज़ें जो है हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स के ज़रिए करते हैं, जिसमें सिर्फ एक डाई पुश शरीर में किया जाता है, जो कि CT एंजियो नामक एक टेस्ट है, जिसमें हम ब्लॉकेजेस की 3D स्टडी करते हैं। सो 3D स्टडी होने की वजह से जो ब्लॉकेज परसेंटेज वहाँ पे बताया गया है वो लाइक डिवाइड होकर आता है कि जो ब्लॉकेज है उसमें कितने अमाउंट में फ़ैट है, कितने अमाउंट में कैल्शियम है और कितने अमाउंट में ब्लड पार्टिकल्स है, उसका पूरा डिवीज़न प्रॉपरली होता है। और साथ ही में वो जो रक्तवाहिनी है उसमें कितने जगह बाकी है, जैसे हमने सुनते हैं कि 70 से 80% वहाँ पे ब्लॉकेजेस है, बट एग्जैक्टली वो 70 to 80% एक जो एवरेज बताया जाता है, बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस के परसेंटेज हमें कैथेटर एंजियोग्राम में पता चलते हैं। बट CT एंजियोग्राम में 3 डायमेंशनल स्टडी होने की वजह से पूरी तरीके से हमको वो पता चलता है, और ये पता चलने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कितने अमाउंट में वो हमने रिवर्स किया है वो भी पता करते हैं। तो मेरे यहाँ पे पेशेंट आने के पहले मैं उनकी वो CT एंजियो टेस्ट करती हूँ, जहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता चलता है ब्लॉकेजेस का। 7 डेज़ की रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट हमारी होगी, देन उसके बाद 90 डेज़ का प्रॉपर फॉलोअप हम पेशेंट का लेते हैं, एंड 90 डेज़ के फिर से बाद हम उनकी CT एंजियो टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कितने अमाउंट में उनका ब्लॉकेज रिवर्स हुआ है वो ऑन पेपर या CT एंजियो टेस्ट में ही उनको दिखाते हैं। तो जो पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट हम देते हैं वही ट्रीटमेंट उनको हेल्प करता है उनके ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए और वहाँ पे सप्लाई बढ़ाने के लिए, जो कि विदाउट सर्जरी हम यहाँ पे बिना शस्त्रक्रिया 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट के साथ माधोबाग कोंडारी हॉस्पिटल में किया जाता है। जी मैडम, तो इसे प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है वो साफ साफ दिखाई देता है, और पेशेंट भी शायद कन्विंस हो जाता हूँ। जी जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें। ये वो पेशेंट है जिसने SHS ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक कर लिया और आज एक हेल्दी हैप्पी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। द वीडियो प्लीज़। मैं पंजाबराव पवार, रहने वाला मुल्ताई से हूँ। मेरा बिजनेस टेलरिंग शॉप है मेरा। 2014 में 10वें महीने में अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, श्वास फूलने लगी, नाना प्रकार की मेरे को तकलीफ़ें होने लगी, पर मुझे आभास नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा दम घुटे जा रहा था। तो मेरा बेटा ने बोला कि पापा आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास चलो। मैं जीत से नहीं गया। उसके बाद फिर नॉर्मल आ गया, फिर अपने काम से लग गया मैं टेलिंग में। उसी बीच 1-1.5 घंटे के बाद पुनः तकलीफ हुई,
तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी मेरे को कि मुझे खुद को आवाज़ नहीं था कि अचानक दर्द क्या था। मतलब वो दर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दर्द देखा और इतना कठिन दर्द भी देखा कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और पूरी बॉडी के अंदर मुझे पसीना वगैरह आया था, लेकिन अपने को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। अपन फिर डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ फिर इलाज चला, उनने सारा चेकअप वगैरह कराया। उसके बाद मेरे को रोका, उनने 9 बजे समथिंग बताया कि बोले भाई आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर मैं इतना डरने लगा कि शायद मेरी लाइफ उस दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब लगने लगा था अब मैं किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वहाँ से निकला मैं। निकलने के बाद में ये सारी जानकारी मिली दोस्त के माध्यम से। वो आया, उसने सारी चीज़ बताई। कोंडाली जाना है आपको, नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। और आने के बाद मैंने वहाँ, जो मेरा दोस्त था, मेरे को तो उतरने नहीं देते थे गाड़ी से, क्योंकि डॉक्टर ने इतना डरा के रखा था कि तुम चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मेरे को बस में बिठाला, धीरे से नीचे उतारा। 20 दिन के बाद में फिर मेरा 3 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरी वापस ज़िंदगी मैंने माधवाग से ले चुका हूँ, और इसको शायद मैं तो कभी नहीं भूलूँगा। जी, जैसे पेशेंट बता रहा था कि वो उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और ये अनुभव काफ़ी अच्छा है जो व्यूअर्स के लिए, उनके लिए भी। एक सवाल ये आता है कि मैडम, जैसे एक डाइट जो है, अपना आहार जो आप बार बार स्ट्रेस कर रही हो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्दी लाइफ के लिए, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी, ओबेसिटी भी है। तो इन पेशेंट्स को जब आप डाइट पैटर्न शेड्यूल करते हो, सेट करते हो या टाइम टेबल बनाते हो, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, और वो इन बीमारियों को और एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे टैकल करते हैं आप? जैसे कि लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका अनहेल्दी डाइट। जो कि हम अभी देख रहे हैं कि पहले जो हमारा डाइट था, काफ़ी हद तक हमें बहुत हेल्दी डाइट मिलता था, एंड हमारा जो अमाउंट था वो फिक्स्ड होता था। जैसे पहले हम जितना वर्क करते थे उस अकॉर्डिंग हमारा डाइट होता था। बट अभी जैसे हम देखें तो वो डाइट जो है काफ़ी अनहेल्दी हो चुका है। फास्ट जैसे हमारी लाइफस्टाइल होने की वजह से फास्ट फूड इसका प्रमाण ज़्यादा हो चुका है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक चर्बी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से हम ओबेसिटी, बचपन से ही बच्चे जैसे देखिए कि ओबेसिटी या डायबिटीज़ जैसे बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और कम एज में ही हम लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़ जैसे बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका डाइट। सो डाइट हमें सुधारना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हम लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अगर देखेंगे तो डाइट ही जहाँ पे हम सुधार लेते हैं तो 70 to 80% इम्प्रूवमेंट हमको ऐसे ही मिल जा रहा है। सो डाइट सुधारने के लिए माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल या फिर थायराइड, इन सभी बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के डाइट किट ऑलरेडी बनाए गए हैं, जो कि कैलोरीज बेस्ड डाइट किट होते हैं, जिसमें सिर्फ 800 से 1000 कैलोरीज जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत है वही हम यहाँ पे देते हैं पेशेंट को। उस अकॉर्डिंग उनके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी, जिसके वजह से उनको लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ हुई है, वो वहाँ से कम होने में आसानी होती है। और ये डाइट किट के सपोर्ट के साथ पेशेंट उनकी बीमारियों पे पूरी तरीके से काबू कर सकता है, जिसमें डायबिटीज़ के लिए प्रमेय डाइट किट, ब्लड प्रेशर के लिए गोबीपी डाइट किट, और ब्लॉकेजेस यानी हार्ट डिजीज़ के लिए रिवर्स डाइट किट, और कोलेस्ट्रॉल या फिर थायराइड जैसे बीमारी या मोटापे जैसे बीमारी के लिए स्वास्थ्यम डाइट किट। ये प्रॉपर प्लान किया गया है। उसी अकॉर्डिंग पेशेंट अगर ये डाइट लेते हैं तो 70 to 80% उनकी बीमारियां वैसे भी वो रिवर्स कर लेते हैं। जी, मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डाइट बॉक्सेस आपने प्रिपेयर करके रखा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स इसके कारण ओरिजिनेट हुए, डायबिटीज़ के ये या बीपी के, हाई बीपी या ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इसके कारण हार्ट डिजीज़ की तरफ हो गया। तो इनको जब आप ट्रीट करते हो ऐसे पेशेंट्स को, तो सारे डाइट पैटर्न्स को मिक्स करते हो या अलग अलग पैटर्न ही देते हो? जी नहीं, यहाँ पे हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होती है कि किस वजह से हार्ट डिजीज़ हुआ हाँ, राइट। सो अगर कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे बढ़ा हुआ है, देन कोलेस्ट्रॉल के वजह से वो हार्ट डिजीज़ हुआ है। सो मैंने अभी भी मेरे इंटरव्यू में जैसे कहा था कि हमें यहाँ पे कॉज यानी कारण ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है वो बीमारी को ठीक करने से लिए। तो जड़ के जाने के लिए, जो भी बीमारी के जड़ है वो ठीक करने के लिए हमको वो डाइट फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की वजह से या फिर बीपी की वजह से हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग जो डिजीज़ प्रधानता है जिसका उसको प्रेफर करते हैं। हाँ, उसको प्रेफर करके उनका डाइट प्लान किया जाता है। लेकिन मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं क्या?
जी, मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं, बट वो लेवल पे उन पे जो डिजीज़ हावी हो चुका है या उनके शरीर पे उस डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मेन प्रायोरिटीज़ दिया जाता है और उस अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान किया जाता है। तो माधव हक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए डिफरेंट डाइट प्लान्स है और उसके अकॉर्डिंग जैसे अभी मैडम ने बताया कि प्रेफरेंस दिया जाता है कि किस कारण से ये हार्ट डिजीज़ की तरफ गया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर ये टैकल करते हैं और उस हिसाब से डाइट पैटर्न फिक्स होता है। एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात पूछनी है आपसे कि जैसे एक पेशेंट है हार्ट का, वो आपकी तरफ आया और वो 7 डेज़ में ट्रीटमेंट लिया उसने। 7 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद ये भी पता चला कि ये मेडिसिन की ज़रूरत अभी कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट डे यानी प्री ट्रीटमेंट एंड 7th डे यानी पोस्ट ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चेंजेस दिख रहे हैं वो आप उसको करते हो। क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप उसकी तमाम गोलियां जो लेता है या मेडिसिन लेता है उससे आप उसको छुटकारा दिलाते हो? हम जैसे काफ़ी दिनों से जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से सालों से दवाइयाँ लेते आ रहे हैं। सो ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं यानी एलोपैथी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, ये दवाइयाँ जो पूरी तरीके से आपके डिजीज़ को शरीर से निकाल नहीं रहा है। जैसे कि हमें बुखार होता है, बुखार आया, हमने टैबलेट पैरासीटामोल ले लिया, बुखार चले जाता है। उसी अकॉर्डिंग सालों से अगर हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो वो बीमारी हमारी जा नहीं रही है। तो देखा जाए तो कंट्रोल, हाँ, एलोपैथी मेडिसिन सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं वो बीमारियों को, या फिर देखा जाए अगर वो कंट्रोल करते हुए भी वो प्रॉपर वे में हमने अगर हैंडल नहीं किया है तो प्रोग्रेसिव होते जाते जाते हम जिसके मुताबिक हमारे डोजेज या मेडिसिन बढ़ते जाते हैं। बट अगर हमें ये बीमारियां ठीक करना है तो उसका कारण जो है वो ठीक करना ज़रूरी रहेगा। तो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम ठीक कर लेते हैं तो वो बीमारियां हम ठीक करते हैं। तो 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट जो माधव हक कोंडाली हॉस्पिटल में आपको दिया जाता है, तो अब जैसे कि काफ़ी पेशेंट होते हैं वो एलोपैथी मेडिसिन से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं कि अभी हमें एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना, बिकॉज ऑफ इस मेडिसिन की वजह से हमने ये कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं, थोड़ा हमारी आंखों की रोशनी कम लग रही है, काइंड ऑफ अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट हमें बताते हैं। तो जैसे ही पेशेंट मेरे ओपीडी में आते हैं उनका मेन कंसर्न होता है कि मैडम कैसे भी करके ये एलोपैथी मेडिसिन हमारा बंद कर दीजिए। सो उस अकॉर्डिंग पेशेंट की वो कैपेसिटी डेवलप करने के लिए मेडिसिन के वजह से जो नुकसान या फिर वो डिजीज़ की वजह से जो नुकसान उनके बॉडी में हुआ है, सो 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट माधव हक कोंडाली हॉस्पिटल में देते हुए पेशेंट के ये सभी पैरामीटर्स नॉर्मल किए जाते हैं और मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम की जाती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें माधव हक की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस का काफ़ी हद तक यूज़ होता है। और साथ ही में उनको ये मेडिसिन से इंडिपेंडेंट करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का हम सपोर्ट लेते हैं, जो कि पेशेंट पहले एलोपैथ मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन पे शिफ्ट होते हैं एंड धीरे धीरे पेशेंट प्रोग्रेस करके आयुर्वेदिक मेडिसिन भी टैपर्ड उनकी होती है और इस अकॉर्डिंग पेशेंट कुछ दिनों बाद कम्प्लीटली डिजीज़ रिवर्सल हो जाते के बाद उनको एलोपैथी आयुर्वेदिक सभी मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं। इसी बेसिस पे हम उनकी प्रॉपर टेस्ट करवा के ही ये डिसीजन लेते हैं। जब आपको अगर मेडिसिन पेशेंट आया देन मेडिसिन स्टॉप कर दिया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। पेशेंट आने के बाद प्रॉपर उनके पैरामीटर्स नॉर्मल आएंगे, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी एंड देन उनके मेडिसिन डोजेस टैपर्ड होंगे। तो जो 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में ये जो हम पेशेंट को थेरेपीज या फिर कुछ जो प्लान हम करते हैं पंचसूत्री ट्रीटमेंट, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है उनकी मेडिसिन डिपेंडेंसी कम करने के लिए। जी, ये तो बात हो गया मैडम कि 7 डेज़ के बाद वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वेदर ही इज़ फॉलोइंग योर डिक्टेट्स या नॉट, ये आप कैसे मॉनिटर करते हैं? 7 दिनों में जैसे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे काफ़ी लेवल तक हर चीज़ें प्रॉपर मैनेज करते हैं। बट घर जाने के बाद पेशेंट हो सकता है कि वो चीज़ों के लिए कैजुअल हो जाए। माधव हक के कोंडाली हॉस्पिटल के बाद एक बहुत अच्छा टूल आया हुआ है जो है MIB पल्स ऐप। अब ये एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास अवेलेबल होने की वजह से सभी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन से आपको हेल्प क्या होने वाली है कि डायरेक्टली आप डॉक्टर्स से कनेक्ट होने वाले हो। माधव हक कोंडाली हॉस्पिटल के डायरेक्ट डॉक्टर्स जो भी आपको चाहे वो डॉक्टर से कभी भी कोई भी समय कनेक्ट होते हो, जिसके वजह से डॉक्टर यहाँ बैठे बैठे आप क्या डाइट ले रहे हैं, कितना वॉकिंग कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, इन सभी का एक सब चीज़ें वो ऑनलाइन देख सकते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और पेशेंट को जो चीज़ें नई नई सीखनी होती है तो काफ़ी हमारे 450 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स MIB पल्स ऐप पे अवेलेबल है, जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं उनके डाइट रिगार्डिंग, उनके एक्सरसाइज रिगार्डिंग, या फिर कहीं पेशेंट मल्टीपल डिजीज़ के होते हैं तो उस डिजीज़ में क्या एक्सरसाइज, कौन सा डाइट, क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, वो प्रॉपर एजुकेट पेशेंट को वो एप्लीकेशन थ्रू किया जाता है।
तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही नहीं तो उनकी पूरी फैमिली इस ऐप के थ्रू हेल्दी रह सकती है। और पेशेंट ये जो एप्लीकेशन है, जैसे पेशेंट घर पे जाने के बाद 90 डेज़ का हमारा जो रिवर्सल प्लान होता है डिजीज़ का, तो 90 डेज़ तक पेशेंट काफ़ी हद तक हमसे अटैच होते हैं, सब चीज़ें उनकी प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है और उसके बाद भी पेशेंट उस ऐप थ्रू हमसे अटैच होते हैं ताकि और ये बीमारी उनके शरीर में ना आए। तो बहुत सुंदर तरीके से मैडम ने बताया कि माधवबाग ने एक ऐप जिसका नाम है MIB पल्स ऐप निर्मित की है, जिससे आप डॉक्टर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो और एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो। इसमें जैसे कि मैडम ने बताया 450 से अधिक डॉक्टरों की मेडिकल सलाह दी जाती है आपको और आपके प्रॉब्लम्स के अनुसार उसको टैकल किया जाता है। नॉट ओनली दैट, इसमें 1000 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स हैं। इन वीडियो क्लिप्स के ज़रिए आप डाइट या फिर बाद में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी बातों पर आप और एनरिच्ड हो सकते हो। आपको केवल एक मिस्ड कॉल करनी है 022489302202 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। माधवबाग के हॉस्पिटल्स में उतनी एफिशिएंसी है। एक और भी पूछना था सवाल आपसे, जैसे एक पेशेंट है जिसको माधवबाग के बारे में मालूम नहीं और आज ये प्रोग्राम देख रहा है, उसको पता चला कि माधवबाग में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन तब तक उसका सर्जरी हो चुका है या फिर बाईपास हो चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स भी क्या आके माधवबाग के 7 डे SHS ट्रीटमेंट ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बट देखा जाए तो अगर उन्होंने सर्जरी किया है तो उन्होंने सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन वहाँ पे ढूंढा है। मतलब जो भी % ऑफ ब्लॉकेज उनको बताया था जिसके लिए उन्होंने बाईपास या प्लास्टिक किया, बट वो आज के लिए सीमित था कि वो ब्लॉक वहाँ पे दबाया गया या फिर उसके लिए अल्टरनेट पाथ एक बनाया गया। बट इसमें से कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉकेजेस बनने की प्रोसीजर्स बंद नहीं की है। सो ब्लॉकेजेस बनने की प्रोसीजर्स बंद नहीं होने की वजह से क्या होता है कि कुछ सालों बाद फिर से हमें हार्ट डिजीज़ शरीर में जनरेट हो सकता है या फिर से हमें वो इशू फेस करना पड़ सकता है। जनरली हम पेशेंट सोचते क्या है कि एक बार सर्जरी हो गई, अभी लाइफ टाइम हमें हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होते हुए कुछ सालों बाद ये फिर से हमारे शरीर में बनते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लॉकेजेस बनने के लिए कोई भी जीवाणु, विषाणु ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सिर्फ हमारे बॉडी में जो चीज़ें या जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है वही वहाँ पे जाके हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बना रहे हैं। सो इसको रिवर्स करने के लिए या फिर से ये ब्लॉकेज ना बने या फिर से मुझे कोई सर्जरी ना करना पड़े, इसके लिए अगर ये चाहते हैं तो डेफिनेटली वो माधवबाग में आ सकते हैं। माधवबाग में जनरली 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो पोस्ट प्लास्टिक, पोस्ट बाईपास आते हैं कि आगे जाके वो अपने डिजीज़ से हमेशा के लिए फ्री रहे और ये ऐसे इशू उनके शरीर में ना आए। एक और खूबी माधवबाग की मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि एक पेशेंट अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है और कोई टाइप का ट्रीटमेंट ले रहा, उसमें नंबर 1 उसके मेडिसिन पर बहुत खर्च हो जाते हैं और जब वो सर्जरी वगैरह के तरफ जाता है तो शायद लाखों में बिल चला जाता है। अलावा इसके और भी उसके कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे मैडम ने कहा। इन सब को टालने के लिए हमने अगर माधवबाग का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अपनाया तो हो सकता है उसमें 2 फ़ायदे हो जाए। नंबर 1, आपका जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उखड़ जाता है। सेकेंडली, कई सारे पेशेंट्स के पास उतने पैसे नहीं रहते जो अफोर्ड कर सकते हैं एक साथ, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए माधवबाग के पास एक स्कीम है जिसको कहते हैं बजाज फाइनेंस का स्कीम, EMI स्कीम है या लिक्विड लोन स्कीम है, मेडिक्लेम की स्कीम्स है, ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि माधवबाग न केवल आपके हेल्थ की तरफ कंसर्न है बल्कि आपके पॉकेट की तरफ भी कंसर्न है और कई सारी सुविधाएं मिलती है। तो ज़रा संक्षिप्त में समझाइए कि वो कौन से स्कीम्स। हम जैसे देखते हैं कि अगर हम इतने सालों से बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनका मेडिसिन, इंसुलिन चार्जेस या सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए हमें लाखों से पे करना पड़ रहा है। बट उसी स्वरूप में अगर हम माधवबाग के हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट ले तो लाखों से भी कम खर्चे में माधवबाग की ट्रीटमेंट हो जाती है और जो कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। मतलब हम मेडिसिन के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं जहाँ पे हमें कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि हमारा डिजीज़ ये ठीक होने वाले या हम कम्प्लीटली डिजीज़ फ्री हो चुके हैं, क्योंकि हम मेडिसिन सभी चीज़ें कंटिन्यूसली ले ही रहे हैं। बट माधवबाग कंडोली हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट लेते ही वो पेशेंट को श्योरिटी है कि वो कंप्लीट डिजीज़ रिवर्स होने वाला है, वो भी जिसके लिए कॉस्ट है वो कम ही पैसों से लगने वाली है। बट ऐसे ही पेशेंट के लिए जैसे लाखों से भी कम खर्चा आता है, बट कुछ पेशेंट जैसे होते हैं तो उनके लिए BPL कार्ड के लिए सुविधा अवेलेबल होती है। लिक्विड लोन करके एक सुविधा अवेलेबल है जहाँ के पेशेंट 0% इंटरेस्ट के साथ हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और साथ ही में बजाज फाइनेंस स्कीम भी है। तो ये काफ़ी स्कीम्स अवेलेबल है जिसके तहत जो है पेशेंट इजीली अपना जो फाइनेंशियल इश्यू है वो भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इजीली माधवबाग कंडोली हॉस्पिटल से कनेक्ट हो सकते हैं। जी, तो ब्लेस्ड भी माधवबाग की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को देके
इम्पोर्टेंटली उनके हेल्थ की तरफ ख्याल रखा जा रहा है। चलते चलते फिर एक वीडियो देखते हैं हम और इस पेशेंट के बारे में जानेंगे हम कि उसको कैसा फ़ायदा हुआ माधवबाग ट्रीटमेंट लेने के बाद और उसके क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस उसने दिखाए। द वीडियो प्लीज़। मैं गणपति पाठे, मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं पांढुर्ना में निवास करता हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता था। मुझे जो है वर्ष 2007 में थोड़ा ख़राब सा लगने लग गया, मतलब चक्कर आना और पसीना आना। और इसके पहले ही मुझे लगभग 25 साल पहले से शुगर था और उसका एलोपैथिक में मैंने लगभग 20 साल जो है उपचार किया। उसके बाद में 2007 में मेरा बाईपास हुआ। बाईपास होने के बाद में जो है 5-7 साल में फिर से मुझे तकलीफ़ होने लग गई। तब और हमारे साड़ू भाई डॉक्टर हैं यहाँ पर कोंडाली में ही, उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पर जो माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल है, आपका शुगर का भी उपचार होता है, बीपी का भी होता है और ये जो हार्ट का भी होता है। तब उनके द्वारा पता चलने के बाद में मैं यहाँ पर आया। 7 दिन का यहाँ पर उपचार किया। उनके द्वारा समझाइश दी गई कि आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खान पीन करना है, आहार विहार के बारे में खूब समझाया। पहले जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधा किलोमीटर पहले नहीं चलता था, दम भरता था और एसिडिटी भी थी, वो जो आज नहीं है। मेरा जो खाने का और जो है घूमने फिरने का नियमित रूप से चल रहा है, जिसके वजह से मुझे जो है नई ज़िंदगी मिली है। केवल जो माधवबाग हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल नहीं मानता, ये हमारे भगवान का मंदिर है जिसने आज जो हमें जिंदा रखा है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक ये देखने के बाद ज़रूर इस पर गौर करेंगे और एकदम सडनली एक डिसीजन को ना लेते हुए सेकंड ओपिनियन भी माधवबाग से लेंगे। थैंक यू सो मच।